मेरा नाम अवनी है। मैं पुणे की रहने वाली हूँ। हमारा परिवार शहर के सबसे पॉश इलाके में रहता था। एक बड़ा बंगला, हरे भरे लॉन, स्विमिंग पूल और हर तरह की लग्जरी। पापा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था जो पिछले 10 सालों में आसमान छू रहा था। मम्मी सोशल सर्कल की क्वीन थी। किटी पार्टी, चैरिटी इवेंट्स, फैशन शो। मैं उनकी इकलौती बेटी, घर की लाडली। 3 छोटे भाई थे, लेकिन मैं सबसे बड़ी होने की वजह से सबकी फेवरेट। स्कूल कॉलेज के दिन मौज मस्ती में गुजरे। मैंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की, लेकिन शादी की बात चलते ही सब कुछ पीछे छूट गया। मम्मी पापा चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे सेटल्ड घर में हो, जहाँ ज्यादा फैमिली मेंबर्स ना हो। उनकी अपनी जिंदगी में जॉइंट फैमिली के झगड़े देखे थे, इसलिए वो बार बार कहते, अवनी, हम तेरी शादी ऐसी जगह करेंगे जहाँ तू राज करेगी। कोई सास ननद का तनाव नहीं। रिश्ता आया विक्रम का। विक्रम बेंगलुरु में था, आईटी कंपनी में सीनियर मैनेजर, अच्छी सैलरी, विदेशी ट्रिप्स। फोटो में बहुत हैंडसम लगता था, लंबा, गोरा, मुस्कान जो दिल जीत ले। उसकी माँ विधवा थी। पति की मौत कैंसर से कई साल पहले हो गई थी। घर में सिर्फ वो दोनों। मम्मी की एक दूर की रिश्तेदार ने यह रिश्ता लाया था। उन्होंने विक्रम की माँ की तारीफों के पुल बांधे। बहुत संस्कारी औरत है, बेटे को देवता की तरह मानती है, बहू को बेटी बनाएंगी। मुझे भी विक्रम पसंद आ गया। हमने कुछ फोन पर बात की, वीडियो कॉल की। वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन था, हर बात में मेरी तारीफ करता। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। डिजाइनर लहंगे, ज्वेलरी, विदेशी, मेकअप आर्टिस्ट, सब कुछ बेस्ट। दहेज में पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। करोड़ों के गहने, नई लग्जरी कार, फ्लैट की रजिस्ट्री तक। मेहमानों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि 3 अलग अलग वेन्यू बुक करने पड़े। शादी का दिन, मैं दुल्हन बनी। सब मुझे देखकर वाह वाह कर रहे थे। विक्रम भी शेरवानी में कातिल लग रहा था। विदाई के वक्त रोई बहुत, लेकिन दिल में खुशी थी। नई जिंदगी, नया घर, नया प्यार। बेंगलुरु पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। विक्रम का घर कोरमंगला के पॉश सोसाइटी में था। एक बड़ा 3 BHK फ्लैट। बालकनी से शहर की लाइट्स दिखती थीं। मैंने सोचा था कि स्वागत के लिए कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी होंगे, लेकिन दरवाजा खोलते ही सिर्फ सासू माँ मिली। उन्होंने आरती उतारी, मुस्कुराते हुए गले लगाया, बोली, आओ बहू, अब ये तुम्हारा घर है। विक्रम ने सामान अंदर रखा और बोला, माँ मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। फिर वो अपने बैग लेकर माँ के कमरे की तरफ चले गए। मैं हैरान हुई, लेकिन सोचा शायद कपड़े बदलने गया होगा। सासू माँ ने मुझे मेरे कमरे में ले जाकर बिठाया। कमरा बहुत सुंदर था। किंग साइज बेड, फ्रेश फूलों की सजावट, ऐसी बड़ी LED, लेकिन कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सासू माँ मेरे लिए दूध का ग्लास लेकर आईं। बोली, पी लो बेटा, थक गई होगी। मैंने मुस्कुरा कर लिया। वो मेरे पास बैठ गईं और बातें करने लगीं। मेरे परिवार के बारे में, मेरी पढ़ाई के बारे में। उनकी बातों में मिठास थी, लेकिन बार बार वो विक्रम का जिक्र करती। मेरा विक्रम बहुत अच्छा लड़का है, कभी किसी को दुख नहीं दिया। मैं अकेली हूँ, वो मेरा सहारा है। रात के 12 बज गए। विक्रम अभी तक नहीं आया। मैं तैयार बैठी थी, लाल साड़ी, गहने, मेकअप। दिल में 1000 अरमान थे, लेकिन वो नहीं आया। 1 बज गया। मैंने सासू माँ से पूछा, माँ जी विक्रम कहाँ है? वो मुस्कुराई और बोली, वो मेरे कमरे में है बेटा। मुझे रात में नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। वो मेरे साथ बैठता है, दवा देता है। आज पहली रात है, तुम आराम करो, कल से सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं चुप रही। दिल में कुछ खटका, लेकिन सोचा माँ अकेली है, बेटा फिक्र करता है, अच्छी बात है। लेकिन नींद कहाँ आती। मैं बेड पर लेटी रही, फोन पर पुरानी फोटोज देखती रही। सुबह के 4 बज गए, तब जाकर विक्रम आया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। बोला, सॉरी अवनी, माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी, तुम सोई नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो बाथरूम गए, फिर मेरे पास लेट गए। लेकिन जैसे ही लेटे, उनका फोन बज उठा। वो उठे और बाहर बालकनी में चले गए। मैंने सुना वो किसी से धीमी आवाज में बात कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आया। सुबह उठी तो सासू माँ नाश्ता लेकर आईं। विक्रम ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। नाश्ते में मैंने पूछा, माँ जी आपकी तबीयत अब कैसी है? वो बोली, अब ठीक हूँ बेटा। विक्रम ने सारी रात जाग कर मेरी सेवा की। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, माँ है मेरी, कुछ भी करूँ कम है। फिर वो ऑफिस चले गए। पहला दिन ससुराल में। मैंने घर देखा, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन कुछ अजीब सा था। फ्लैट में 3 कमरे थे, हमारा, सासू माँ का और एक गेस्ट रूम जो बंद रहता था। सासू माँ ने कहा, वो पुराना सामान रखा है, बाद में खोलेंगे। दोपहर में मैंने किचन में मदद करने की कोशिश की, लेकिन सासू माँ ने मना कर दिया। बोली, नई बहू को पहले सप्ताह आराम करना चाहिए, नजर लग जाती है। तुम अपने कमरे में रहो, कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, बाहर मत निकलना ज्यादा। मैं हंस दी, लेकिन मन में सवाल उठा, बाहर मत निकलना, फ्लैट के अंदर ही तो हूँ। शाम को विक्रम आए। हमने साथ डिनर किया, बातें की। वो बहुत प्यार से बात करते थे, मेरे हाथ पकड़ते थे। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजते, वो उठते और कहते, माँ को दवा देनी है। मैं उनके पास बैठता हूँ,
तीसरी रात भी यही, चौथी रात भी। अब मुझे बुरा लगने लगा। मैं नई दुल्हन हूँ, मेरी सुहाग रात तक ठीक से नहीं हुई। हर रात वो माँ के कमरे में चले जाते और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते। कभी कभी मुझे उनकी हंसी या बातें सुनाई देती, लेकिन समझ नहीं आता। 5वीं रात मैं सो नहीं पाई। रात के 2 बजे मैं चुपके से उठी। सासू माँ का कमरा हमारे कमरे के बगल में था। मैं दरवाजे के पास गई। अंदर से हल्की लाइट आ रही थी। मैंने कान लगाया। विक्रम की आवाज आई, बस थोड़ा और सब्र करो, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर एक औरत की आवाज, लेकिन सासू माँ की नहीं। वो आवाज युवा थी, डरी हुई सी। प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं और नहीं सहन कर सकती। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पीछे हटी। क्या था ये? सासू माँ के कमरे में कोई और औरत। मैं चुपके से अपने कमरे में वापस आ गई। सारी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह मैंने विक्रम से पूछा, रात को मैंने माँ के कमरे से किसी और की आवाज सुनी, कौन था? विक्रम एकदम से घबरा गए, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हें गलत सुना होगा, माँ टीवी देख रही थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। दिन भर मैं परेशान रही। शाम को जब विक्रम ऑफिस से आए तो उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, एक डायमंड नेकलेस। बोले, सॉरी अवनी, मैं माँ की वजह से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। आज रात सिर्फ हम दोनों। मैं खुश हो गई। लेकिन रात के 10 बजे फिर वही, माँ को दवा देनी है, और वो चले गए। इस बार मैंने फैसला किया, मुझे सच जानना है। शादी को 10 दिन हो चुके थे, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था जैसे मैं किसी होटल के सूट में ठहरी हुई हूँ, न कि अपने ससुराल में। विक्रम हर सुबह ऑफिस चले जाते हैं। सासू माँ किचन और घर के कामों में व्यस्त रहती, और मैं अपने बड़े से कमरे में अकेली। फोन पर मम्मी पापा से बात करती, दोस्तों को मैसेज करती, लेकिन दिल बेचैन रहता। रातें सबसे खराब होती। हर रात विक्रम 10-11 बजे के बाद माँ के कमरे में चले जाते और सुबह 6-7 बजे लौटते। कभी कभी मैं जागती रहती और उनके कमरे से हल्की हल्की बातें सुनाई देती। विक्रम की आवाज़ तो साफ थी, लेकिन दूसरी आवाज़ें, एक औरत की जो सासू माँ की नहीं लगती थी। मैंने कई बार विक्रम से पूछने की कोशिश की। एक शाम डिनर के बाद मैंने हिम्मत करके कहा कि विक्रम, तुम हर रात माँ जी के साथ क्यों सोते हो? मैं समझती हूँ कि वो अकेली हैं, लेकिन मैं भी तो यहाँ नहीं हूँ, हमें भी तो वक्त साथ बिताना चाहिए। विक्रम ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए, फिर मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोले कि अवनी, तुम्हें बुरा लग रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन माँ की तबीयत सच में नाजुक है। रात में उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई पास रहे तो बेहतर है। बस कुछ दिन और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। उनकी आंखों में प्यार था, लेकिन कुछ छुपा भी सा लग रहा था। मैं चुप हो गई। अगली सुबह सासू माँ ने मुझे बुलाया और बोली कि विक्रम ने मुझे बताया कि तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मन में कोई गिलानी रहे। मैं खुद ही विक्रम से कहूंगी कि वो तुम्हारे साथ रहे। मैंने मुस्कुराकर कहा कि माँ जी, आपकी तबीयत महत्वपूर्ण है, मैं इंतजार कर लूंगी। लेकिन अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे मैंने घर को करीब से देखना शुरू किया। फ्लैट बड़ा था, लेकिन एक कमरा हमेशा बंद रहता था, गेस्ट रूम। मैंने एक दिन सासू माँ से पूछा कि माँ जी, वो कमरा क्यों बंद रहता है? वो एक पल को रुक गई, फिर बोली कि पुराना सामान है बेटा, धूल जम जाएगी, बाद में साफ करेंगे। मैंने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन मन में खटका बना रहा। एक दोपहर विक्रम ऑफिस गए थे, सासू माँ बाजार गई थी, मैं अकेली थी। मैंने सोचा थोड़ा घर घूम लूं। मैं गेस्ट रूम के पास गई। दरवाजा लॉक था। मैंने कान लगाया। अंदर से कोई हल्की सी खांसी की आवाज आई। मैं चौंक गई। क्या कोई अंदर है? मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। फिर मैंने फिर खटखटाया और धीमी आवाज में कहा कि कोई है। अंदर से एक स्त्री की कमजोर, डरी हुई आवाज आई कि कौन कौन है? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा कि मैं अवनी हूँ। नई बहू, आप कौन? कुछ देर खामोशी रही, फिर वो बोली कि प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं यहाँ कैद हूँ। मैं पीछे हट गई। कैद? मैं घबरा गई। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैं कमरे के पास गई और फिर पूछा कि आप चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे बताइए आप यहाँ कैसे? वो बोली कि मेरा नाम दिया है, मैं विक्रम की पहले वाली। और फिर उसकी आवाज रुक गई, जैसे उसे डर लग रहा हो। मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने पूछा कि पहले वाली बीवी? वो रोते हुए बोली कि हाँ, मैं उसकी पहली पत्नी हूँ। 3 साल पहले शादी हुई थी। मेरे घर वाले गरीब थे, ज्यादा दहेज नहीं दे सके। शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर विक्रम और उसकी माँ ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। पैसे मांगते रहे। जब नहीं दे पाई तो मारना पीटना शुरू किया। एक दिन उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और बाहर सबको बता दिया कि मैं भाग गई हूँ। मेरे मायके वालों को धमकाया कि अगर शोर मचाया तो जान से मार देंगे। मैंने अपने कान पर यकीन नहीं किया। मैंने कहा कि लेकिन विक्रम ने तो कभी बताया नहीं। और आप यहाँ 3 साल से? दिया बोली कि हाँ, 3 साल से। वो मुझे खाना देते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलने देते। रात को विक्रम यहीं सोता है मेरे साथ, ताकि मैं भाग ना जाऊं। माँ जी पहरा देती हैं। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने पूछा कि आप झूठ तो नहीं बोल रही? वो रोते हुए बोली कि झूठ क्यों बोलूंगी,
तुम खुद देख लो। दरवाजा खोलकर चाबी विक्रम के कमरे में अलमारी के ऊपर रखी होती है। मैं डर गई थी लेकिन जिज्ञासा भी थी। मैं विक्रम के कमरे में गई। अलमारी के ऊपर एक छोटी चाबी थी। मैंने उसे लिया और गेस्ट रूम के पास आई। हाथ कांप रहे थे। मैंने चाबी लगाई और दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। कमरा अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। बेड पर एक पतली कमजोर लड़की बैठी थी। बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने, हाथ पैर पर चोट के निशान। वो मुझे देखकर डर गई और पीछे सिकुड़ गई। मैंने धीरे से कहा कि दिया। वो रोने लगी और मेरे पैरों पर गिर पड़ी। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने उसे उठाया और बिठाया। मैंने पानी लाकर पिलाया। वो बोली कि तुम्हारी शादी हुई है ना, विक्रम ने तुमसे भी वही झूठ बोला होगा कि घर में सिर्फ माँ है। तुम अमीर घर की हो ना, तुम्हारे दहेज के लिए शादी की है। जैसे मेरे साथ किया वैसे तुम्हारे साथ भी करेगा। तुम्हारे गहने पैसे सब ले लेगा। फिर जब कुछ नहीं बचेगा तुम्हें भी यहाँ कैद कर देगा। मैं स्तब्ध थी। मैंने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। दिया ने रोते हुए सब बताया। कैसे शुरू में विक्रम बहुत अच्छा था, कैसे धीरे धीरे उसने और उसकी माँ ने मिलकर उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर तोड़ा। कैसे एक दिन उसे बेहोश करके इस कमरे में बंद कर दिया। कैसे बाहर दुनिया को बता दिया गया कि वो मानसिक रोगी थी और अस्पताल में भर्ती है। उसके मायके वाले गरीब थे, पुलिस तक नहीं पहुंच सके। मैंने पूछा कि तुम भागी क्यों नहीं। वो बोली कि कई बार कोशिश की लेकिन वो दोनों हमेशा नजर रखते हैं। रात को विक्रम यहीं सोता है, चेन से बांध देता है। उसने अपना पैर उठाया, वहां हल्की चेन के निशान थे। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, लेकिन तभी बाहर दरवाजे की आवाज आई। सासू माँ लौट आई थी। मैं घबरा गई। मैंने दिया से कहा कि चुप रहना, मैं बाद में आऊंगी। मैंने दरवाजा लॉक किया और चाबी वापस रख दी। सासू माँ ने मुझे देखा और बोली कि कहाँ थी बहू। मैंने कहा कि बालकनी में। शाम को विक्रम आए। मैंने कुछ नहीं बताया। रात को फिर वही। वो माँ के कमरे में नहीं, गेस्ट रूम में गए। अब मुझे समझ आ गया था कि वो दिया के पास जा रहे थे। सारी रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने फैसला किया मुझे सच जानना है। शादी को अब लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे और मैं हर रात करवटें बदल कर सोचती रहती थी कि क्या करूं। दिया की बातें मेरे दिमाग में बार बार घूमती। उसकी टूटी हुई आवाज, उसके हाथ पैरों पर पुराने नीले निशान और वो डर जो उसकी आंखों में साफ दिखता था। मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा हाल भी वैसा ही होगा, लेकिन डर भी लग रहा था। विक्रम बाहर से इतना अच्छा लगता था। ऑफिस से आते ही मुझे गले लगाता, मेरे लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाता। शाम को बालकनी में साथ कॉफी पीते हुए मेरी तारीफें करता। लेकिन रात होते ही वो गेस्ट रूम में चला जाता और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता। अब मुझे पता था कि वो दिया के पास जा रहा है, उसे डराने या उसकी रखवाली करने। मैंने फैसला किया कि मुझे और सबूत चाहिए। एक दिन दोपहर में जब सासू माँ सोने चली गई और विक्रम ऑफिस में थे, मैं फिर गेस्ट रूम में गई। चाबी मैंने पहले ही छुपा ली थी। दरवाजा खोलते ही दिया मुझे देखकर रोने लगी। मैंने उसे गले लगाया और कहा कि मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन पहले मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। दिया ने धीमी आवाज में सब बताया। वो केरल की रहने वाली थी, एक साधारण परिवार से। विक्रम से उसकी शादी ऑनलाइन रिश्ते से हुई थी। शुरू के 6 महीने तो अच्छे गुजरे, लेकिन जैसे ही विक्रम और उसकी माँ को पता चला कि दिया के पिता ज्यादा दहेज नहीं दे सकते, सब बदल गया। पहले ताने, फिर मारपीट, फिर मायके से पैसे मांगना। जब दिया ने मना किया तो एक रात उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और इस कमरे में बंद कर दिया। बाहर सबको कहा गया कि दिया मानसिक रूप से बीमार हो गई है और इलाज के लिए कहीं ले जाया गया है। उसके मायके वालों को धमकाया गया कि अगर पुलिस में गए तो दिया की जान को खतरा है। दिया के पिता मजदूर थे, उनके पास ना पैसे थे ना हिम्मत। वो चुप हो गए। दिया ने बताया कि विक्रम का कोई स्थायी जॉब नहीं था। वो कभी कभी फ्रीलांसिंग करता, लेकिन असल कमाई का जरिया यही था। अमीर घर की लड़की से शादी, दहेज लूटो, फिर अगली शादी की तैयारी। सासू माँ इसमें पूरी तरह शामिल थीं। मेरे दहेज के गहने और कैश वो पहले ही कहीं छुपा चुके थे। दिया बोली कि अब वो मुझे भी धीरे धीरे तोड़ेंगे, पहले प्यार से, फिर तानों से, फिर मारपीट से, और जब मैं टूट जाऊंगी तो मुझे भी यहीं कैद कर देंगे। मैंने पूछा कि क्या वो भागने की कोशिश नहीं की। दिया ने अपना पैर दिखाया। वहां पुरानी चेन के गहरे निशान थे। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी गई और सजा मिली। मैं रोने लगी। मैंने दिया से वादा किया कि मैं उसे यहाँ से निकालूंगी, लेकिन कैसे? मेरा फोन विक्रम ने पहले ही दिन ले लिया था, कहकर कि नई बहू को पहले महीने सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। घर में कोई लैंडलाइन नहीं था। मैं बाहर अकेले नहीं जा सकती थी क्योंकि सासू माँ हमेशा नजर रखती। मैंने दिया से कहा कि मैं कोई रास्ता निकालूंगी। उसने मुझे एक पुराना छोटा फोन दिया जो उसने छुपाया हुआ था। बैटरी कम थी, लेकिन कुछ मैसेज भेजने लायक। मैंने उसे छुपा लिया। शाम को विक्रम आए। वो बहुत खुश थे। बोले कि कल वो मुझे घुमाने ले जाएंगे, पहली बार बाहर। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी।
लेकिन अंदर से डर लग रहा था। रात को वो फिर गेस्ट रूम में गए। मैं अकेली लेटी रही और सोचती रही। अगली सुबह मैंने सासू माँ से कहा कि मुझे मायके फ़ोन करना है। वो घबरा गईं, लेकिन बोली कि विक्रम के फ़ोन से कर लो। विक्रम ने अपना फ़ोन दिया, लेकिन मेरे सामने ही। मैंने मम्मी से बात की, सब अच्छा बताया, लेकिन अंदर से मैं टूट रही थी। उस रात मैंने दिया के फ़ोन से एक मैसेज ट्राई किया, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को। मैसेज था, मुझे मदद चाहिए, जल्दी पुलिस को बता दो, मेरा पता भेज रही हूँ। लेकिन नेटवर्क कमज़ोर था, मैसेज गया या नहीं पता नहीं चला। बैटरी खत्म हो गई। मैं घबरा गई। अगली सुबह विक्रम मुझे घुमाने ले गए एक मॉल में। वहाँ बहुत भीड़ थी। मैंने मौका देखकर एक सिक्योरिटी गार्ड के पास जाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि दर्द हो गया। बोले, कहाँ जा रही हो अवनी? चलो आइसक्रीम खाते हैं। उनकी आंखों में धमकी साफ थी। घर लौटकर मैं अपने कमरे में रोई। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं फंस चुकी हूँ, लेकिन हार नहीं मानी। मैंने विक्रम के लैपटॉप का पासवर्ड चुपके से नोट किया जब वो बाथरूम गए थे। रात को जब वो दिया के पास गए, मैंने लैपटॉप ऑन किया और मेल चेक की। वहाँ बहुत कुछ मिला। पुरानी शादी की फोटोज, दिया के मायके वालों को धमकी भरे मैसेज और मेरे दहेज की लिस्ट। मैंने कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लिए जो मुझे अलमारी में मिली। लेकिन तभी दरवाजा खुला। सासू माँ अंदर आईं। वो मुझे लैपटॉप पर देखकर चौंक गईं। बोली, बहू इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं घबरा गई, लेकिन बोली कि नींद नहीं आ रही थी, कुछ गाने सुन रही हूँ। वो शक भरी नजरों से गईं, लेकिन मुझे लगा कि वो समझ गई हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह विक्रम बहुत गुस्से में थे। बोले, अवनी तुमने मेरा लैपटॉप क्यों छुआ? मैंने इनकार किया, लेकिन वो चिल्लाए। पहली बार मुझे डर लगा कि वो मारेंगे। सासू माँ ने बीच में आकर उन्हें शांत किया। अब मुझे पता था कि वक्त कम है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना मेरा नंबर भी दिया जैसा ही होगा। मैंने दिया को बताया। वो बोली कि एक आखिरी रास्ता है, जब दोनों बाहर जाएं तब भागना, लेकिन कब और कैसे? उस शाम विक्रम ने कहा कि कल वो और माँ जी कुछ जरूरी काम से बाहर जाएंगे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये मौका है? अगली सुबह विक्रम और सासू माँ सच में बाहर जाने की तैयारी करने लगे। विक्रम ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ जरूरी बैंक का काम है और गहने बेचने हैं। वो बोले तो जैसे सामान्य बात हो, लेकिन मुझे समझ आ गया कि मेरे दहेज के गहने ही थे। सासू माँ ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, बहू तुम घर पर आराम करना, हम दोपहर तक लौट आएंगे, फ्रिज में खाना रखा है। उनकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। दरवाजा बंद करते समय विक्रम ने मुझे गले लगाया और बोला, अवनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज शाम हम दोनों अकेले डिनर करेंगे। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी, लेकिन अंदर से ठंडी सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उनकी कार की आवाज दूर हुई, मैं दौड़कर गेस्ट रूम में गई। चाबी से दरवाजा खोला तो दिया बिस्तर पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद जागी थी। मैंने कहा, दिया आज मौका है, हम दोनों भागेंगे। वो रोने लगी और मेरे गले लग गई। मैंने जल्दी से उसे अपने कुछ कपड़े दिए, एक साधारण कुर्ता और जीन्स, ताकि वो ध्यान न खींचे। मैंने अपना पर्स लिया जिसमें थोड़े कैश और आईडी थे। पेन ड्राइव मैंने जेब में डाल ली। हम दोनों चुपके से फ्लैट से निकले। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां उतरी। सोसाइटी का गेट खुला था। गार्ड अंकल अखबार पढ़ रहे थे। हमने सिर झुकाकर बाहर निकल गए। सड़क पर आते ही मैंने एक ऑटो रोका और ड्राइवर को कहा, सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मैंने इंस्पेक्टर को सब बताया। पहले तो वो हैरान हुए, लेकिन जब मैंने पेन ड्राइव दी और दिया की हालत दिखाई तो तुरंत एक्शन लिया। दिया ने भी अपना बयान दिया। पुलिस की एक टीम हमारे साथ फ्लैट पर गई। विक्रम और सासू माँ अभी लौटे नहीं थे, तो पुलिस ने वहां इंतजार किया। घर की तलाशी ली गई। गेस्ट रूम से दिया की पुरानी चीजें मिली, अलमारी से मेरे गहनों के कुछ हिस्से और एक डायरी जिसमें विक्रम ने सारी प्लानिंग लिखी थी। दोपहर को जब विक्रम और उसकी माँ लौटे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विक्रम चिल्लाए, झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सबूतों के सामने टिक नहीं पाए। सासू माँ रोने लगीं और माफी मांगने लगीं, लेकिन देर हो चुकी थी। पुलिस ने दिया को उसके मायके भेजने का इंतजाम किया। उसके मम्मी पापा को फोन किया गया। दिया के पिता की आवाज फोन पे सुनकर वो फूट फूट कर रोई। 3 साल बाद अपनी बेटी को जिंदा देखने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। मैंने भी अपने मम्मी पापा को फोन किया। वो तुरंत बेंगलुरु आ गए। मुझे देखकर मम्मी रो पड़ी। पापा ने पुलिस को धन्यवाद दिया और केस को मजबूती से लड़ने का वादा किया। जांच में पता चला कि विक्रम और उसकी माँ ने ये धंधा कई सालों से चला रखा था। कम से कम 2 और लड़कियों के साथ ऐसा ही किया था। एक को इतना तोड़ा गया कि वो मानसिक अस्पताल में भर्ती हो गई। दूसरी ने समझौता कर लिया, लेकिन मेरे और दिया के केस ने सब उजागर कर दिया। कोर्ट में केस चला। सबूत इतने मजबूत थे कि विक्रम और उसकी माँ को उम्र कैद की सजा हुई। मानव तस्करी, कैद, मारपीट, धोखाधड़ी सारे आरोप साबित हो गए। मेरे दहेज की चीजें ज्यादातर बरामद हो गईं। दिया अब अपने घर पर है, धीरे धीरे ठीक हो रही है। उसने मुझे फोन करके कहा,
अवनी, तुम मेरी दूसरी जिंदगी हो। अगर तुम ना आती तो मैं मर चुकी होती। मैंने उसे कहा कि हम दोनों ने एक दूसरे को बचाया। कुछ महीने बाद मेरी जिंदगी फिर पटरी पर आई। मम्मी पापा ने बहुत छानबीन करके मेरी शादी आर्यन से करवाई। आर्यन एक सच्चा इंसान है, पुणे में ही रहता है, अपना स्टार्टअप चलाता है। उसकी फैमिली छोटी लेकिन प्यार करने वाली है। अब मैं सच में खुश हूँ। घर में हंसी है, बाहर घूमना है। रात को आर्यन मेरे पास सोता है, न कि किसी और के कमरे में। कभी कभी पुराने दिन याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब मैं मजबूत हूँ। मैंने सोचा था कि शादी प्यार की शुरुआत है, लेकिन पता चला कि कभी कभी ये सबसे बड़ा धोखा भी हो सकता है। अब मैं लड़कियों को यही कहती हूँ, रिश्ता आने पर अंधविश्वास मत करो, पूरी जांच करवाओ। अगर कुछ भी अजीब लगे तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ, क्योंकि चुप्पी ही उन दरिंदों को ताकत देती है। आज मैं सुरक्षित हूँ, दिया सुरक्षित है, और उम्मीद है कि हमारी कहानी सुनकर कोई और लड़की पहले ही सावधान हो जाएगी। जीवन फिर से सुंदर हो गया है। प्यार सच में मिला, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ा।